अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। कैसे हैं आप सब बेटा। हम चैप्टर नंबर 10 कर रहे थे फिजिक्स 10th क्लास न्यू बुक का, और हमने उसके लेक्चर्स कंप्लीट किए। आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो आपके पिछले लेक्चर्स हैं आपको वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर आपने पिछले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो एक दफा गो थ्रू करें सारे चैप्टर को। चलें स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 10.1। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द रोड ऑफ कॉपर इज इंक्रीज। अगर आपके पास एक कॉपर का रोड है और आपने उसका टेम्परेचर इंक्रीज किया है तो उसकी लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। यानी कि आपके पास कॉपर है, कॉपर क्या होता है, सॉलिड होता है। यानी कि इसके अंदर कौन सा केस लग रहा है आपका, थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड। अब हमने थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड के दो केसेस पढ़े थे, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन और एक लीनियर एक्सपेंशन। तो इसके अंदर लेंथ का पूछा गया, तो वो बता रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आप आपके पास एक कॉपर की वायर है और आप उसको टेम्परेचर दें तो उसकी लेंथ पर क्या असर पड़ेगा। रिमेन द सेम। क्या उसकी लेंथ सेम रहेगी? नहीं बेटा, लेंथ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है जब भी आप थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो उसके अंदर जो है काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो पार्टिकल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और उनके दरमियान मोशन इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। जब मोशन इंक्रीज हो जाती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड कर जाते हैं, क्योंकि वो इधर उधर जाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे उनकी मोशन इंक्रीज होती है तो उनकी जो लेंथ है वो इंक्रीज कर जाएगी। पहले सी ऑप्शन देखते हैं। डिक्रीज, डिक्रीज भी कभी भी नहीं होगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में एक्सपैंड कर रहे हैं तो जो लेंथ है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होती। उसके बाद आ जाते हैं डबल। अब आपके पास बी और डी रह जाता है। एक डी है आपके पास, डबल बिकम्स डबल। बेटा हम ये नहीं कह सकते कि उसकी जो कॉपर लेंथ है, कॉपर की जो वायर है उसकी लेंथ डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि लेंथ का जो इंक्रीज है वो डिपेंड करता है आपके लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट पे। जितना लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट होगा उतनी ही उसकी लेंथ इंक्रीज करेगी। ऐसा हम नहीं कह सकते कि आप हीट करेंगे कॉपर वायर को उसकी लेंथ जो है वो डबल हो जाएगी, ठीक है। ये बात कंफर्म नहीं है हमें। उसके बाद अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बी। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आपके पास 10.2 द अमाउंट बाय विच यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इज राइट 1 सेल्सियस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ। यानी कि वो कह रहे हैं आप अगर किसी भी चीज को टेम्परेचर राइज किया आपने किसी भी चीज का 1 सेल्सियस, तो उसकी यूनिट लेंथ इंक्रीज हुई है, यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज हुई है, वो किस कोफिशिएंट में होती है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे, हमने दो किस्म के हमने बुक के अंदर पढ़े हैं। एक हमने पढ़ा है वॉल्यूमेट्रिक और एक हमने पढ़ा है लीनियर। में क्या चीज इंक्रीज होती है? आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यहाँ पे आपको पूरी की पूरी इसमें स्टेटमेंट में आपको क्या नजर आ रहा है? यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज, यानी कि ऐसा कोफिशिएंट बताना है हमने जिसके अंदर यूनिट लेंथ ऑफ मटेरियल इंक्रीज होगी, और वो तो कौन सा कोफिशिएंट है आपका? लीनियर एक्सपेंशन कोफिशिएंट, यानी कि दिस वन। 10.3 व्हेन व्हाट डज द लिक्विड टर्न इनटू। एक लिक्विड किस चीज में चेंज होता है? वंस इट इज अवेपोरेटेड। जब वो अवेपोरेट होता है लिक्विड तो वो किस चीज में चेंज होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। क्यों? क्योंकि जब एक लिक्विड टर्न होता है, अवेपोरेट होता है, या तो वो गैस में चेंज हो जाता है या वो किस में चेंज हो जाता है? हमारे वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। एयर के अंदर चेंज नहीं होता बेटा। एयर तो इन मिक्सचर ऑफ गैसेज है ना, तो या तो जो लिक्विड है हमारा वो गैस में चेंज हो जाता है, सिंपल वेपर्स में चेंज होता है, या वो वाटर वेपर्स के अंदर चेंज हो जाता है। यानी कि आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट आपके पास 10.4 विच प्रॉपर्टी डिटरमाइन हाउ मच हीट अ सॉलिड कैन ऑब्जॉर्ब। वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें हमें ये पता चलता है कि कितनी हीट एक सॉलिड जो है एब्जॉर्ब करेगा बिफोर इट्स टेम्परेचर चेंज, जब इसका टेम्परेचर जो है सिग्निफिकेंटली चेंज होगा। हमने इसको पढ़ा था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो वाला हीट होती है जब एक जो सॉलिड है वो अब्जॉर्ब करता है 1 kg सॉलिड, ताकि वो 1 सेल्सियस अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सके। तो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट आपके पास लास्ट एमसीक्यूज है 10.5 हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर। सुपरकंडक्टर टू टाइप्स के थे, एक लो टेम्परेचर सुपरकंडक्टर थे जिनकी कंडक्टिविटी जो है, जिनकी जो रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाती थी जब आप टेम्परेचर क्या करते थे, लो करते थे। बट यहाँ पे आपके पास हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर दिए हुए, यानी कि जब आप इनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा करोगे तो फिर इनकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ऐसे उन्होंने कहा है कि हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स हैं रिलेटिवली टिपिकली इन्वॉल्व विच टाइप ऑफ मटेरियल। जो हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स हैं वो किस टाइप के मटेरियल डिपेंड करते हैं? इसका आंसर आपके पास सी है। जो सिरेमिक्स हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं, और ये जो है हाई टेम्परेचर सुपरकंडक्टर्स भी होते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। 5 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है 10.1 विच फैक्टर इन्फ्लुएंस द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ
सॉलिड। आपका जो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड है वो किस किस चीज पर डिपेंड करता है, आपने ये देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने एक थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड के अंदर आपने पढ़ा था देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन, ठीक है। एक आपने पढ़ा था लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और दूसरी आपने पढ़ी थी वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का लिखूं, ये डेल्टा एल टू कोफिशिएंट डेल्टा नोड एंड डेल्टा टी, ये था हमारे पास लीनियर थर्मल एक्सपेंशन। और दूसरा है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन था डेल्टा वी इज इक्वल टू कोफिशिएंट वी नॉट और डेल्टा टी। कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड यानी कि डेल्टा एल किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, आपका एक तो कोफिशिएंट पर डिपेंड कर रहा है, ये देखें कोफिशिएंट दोनों तरफ, एक तरफ अल्फा एक तरफ बीटा है, यानी कि लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन इन पे डिपेंड कर रहा है आपका। दूसरा टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, इस पे भी डिपेंड कर रहा है। और इसके अलावा आपका डिपेंड कर रहा है इनिशियल चीज पर, यानी कि अगर इनिशियल लेंथ, इनिशियल वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है और इनिशियल लेंथ पे डिपेंड करे। अगर मैं इसको सम अप करके लिखूं तो 4 पॉइंट्स बनते हैं। नंबर 1 इज नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है आपका, यानी कि जैसा मटेरियल होगा वैसी ही एक्सपेंशन होगी। दूसरी चीज है आपकी इनिशियल लेंथ और वॉल्यूम, यानी कि इनिशियल आपकी लेंथ कितनी है नोड वाली, या इनिशियल वॉल्यूम कितना है उस पर डिपेंड कर रहा है। उसके बाद आपको इक्वेशन में नजर आ रहा होगा टेम्परेचर चेंज पे डिपेंड कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन पे डिपेंड कर रहा है, 4 पॉइंट्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लेंगे। नेक्स्ट है आपके पास 10.2 व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? क्वेश्चन 10.2 के आंसर के लिए आप पेज नंबर 13 ओपन कर लें, जिसपे लिखा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखनी है सबसे पहले। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो एनर्जी है हीट की जो हम रिक्वायर होती है कब? जब आप 1 kg ऑफ सॉलिड को चेंज कर रहे हो लिक्विड के अंदर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, लेकिन शर्त क्या है? व्हाइल कीपिंग इट्स टेम्परेचर कांस्टेंट। और आप इसका टेम्परेचर क्या रखें? कांस्टेंट रखें। पहले आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का, लिखें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की डेफिनेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आप इसका यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे, ओके। फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक। अलावा आप इसका यूनिट भी लिखेंगे, ठीक है। यूनिट 3 चीजें हो जाएंगी आपके पास। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का यूनिट क्या होगा आपका? जाउल पर केजी, ठीक है। 3 चीजें लिखेंगे, सबसे पहले डेफिनेशन, फॉर्मूला एंड यूनिट, ओके। क्वेश्चन 10.3 हाउ डू डिफरेंट मटेरियल एग्जिबिट वेरिंग थर्मल एक्सपेंशन बिहेवियर। 10.3 में पूछने की डिफरेंट मटेरियल है आपके पास, तो उनकी थर्मल एक्सपेंशन एक दूसरे से डिफरेंट क्यों होती है? ये आपकी बुक के ऊपर नहीं दिया हुआ, तो मैंने आपको पेज के नीचे लिखा हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। डिफरेंट मटेरियल हैव डिफरेंट थर्मल एक्सपेंशन। डिफरेंट मटेरियल जो है उनकी थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं थर्मल एक्सपेंशन का। क्योंकि रीजन क्या है इसका? देयर एटम्स आर अरेंज डिफरेंटली एंड द फोर्सेस बिटवीन द पार्टिकल्स आर नॉट सेम। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके पास डिफरेंट मटेरियल है तो वो उनके जो एटम्स हैं वो डिफरेंटली अरेंज होते हैं, यानी कि उनके एटम्स भी एक दूसरे से अलग तरीके से अरेंज होते हैं। जितना ज्यादा एटम एक दूसरे से अलग तरीके से अरेंज होंगे उनके दरमियान में फोर्सेस भी उतनी ही अलग होंगी। जैसे कि अगर तो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ साथ अरेंज होते हैं, उनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं। अगर आप लिक्विड की बात करें तो उनका बिहेवियर सॉलिड से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर थोड़ी स्पेस होती है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी वीक होती हैं, यानी कि एक तो पार्टिकल्स डिफरेंटली अरेंज होते हैं इसलिए थर्मल एक्सपेंशन डिफरेंट होती है, और दूसरी चीज उनके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो भी सेम नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं, इन सम पार्टिकल्स, जैसा कि पार्टिकल्स आर लूजली बॉन्डेड, कुछ के अंदर, कुछ मटेरियल के अंदर पार्टिकल्स जो है वो लूजली बॉन्डेड होती है, जैसे कि इसके अंदर दिखा रहे हैं कि पार्टिकल्स जो एक दूसरे से अलग अलग है। सो दे एक्सपैंड मोर व्हेन हीटेड। तो अगर इनको पहले ही अलग अलग है, अगर हम इनको नीचे से और हीट प्रोवाइड कर दे तो ये और ज्यादा एक्सपैंड कर जाएंगे। बट अगर मैं इस वाले की बात करूं, इन अदर मटेरियल्स पार्टिकल्स आर स्ट्रांगली बॉन्डेड, इस वाले की बात करूं तो इसके अंदर क्या है? पार्टिकल्स जो है वो स्ट्रांगली बॉन्डेड है, तो एक्सपेंशन इज स्मॉलर। तो इसके अंदर जो एक्सपेंशन है वो कम होगी। क्यों? क्योंकि देखो, अगर मैंने यहाँ से नीचे से हीट दी, सबसे पहले तो हीट रिक्वायर होगी इनके बॉन्ड को तोड़ने के लिए। पहले हीट क्या करेगी? इनके दरमियान में जो बॉन्डिंग है वो तोड़ेगी, और तोड़ने के बाद इनको अलग अलग करेगी, यानी कि इनकी एक्सपेंशन क्या होगी? कम होगी, ओके। क्वेश्चन 10.4 हाउ डज वेपोरेशन कंट्रीब्यूट टू कूलिंग प्रोसेस इन एवरीडे। आपने बताना है कि जो एवेपोरेशन है वो कूलिंग प्रोसेस, यानी कि वो कूलिंग इफेक्ट कैसे देता है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। इसका आंसर आपके एवेपोरेशन वाले पॉइंट पे है। क्वेश्चन 10.4 के आंसर के लिए आप पेज नंबर 11 ओपन कर लें, यहाँ से आंसर स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग एवेपोरेशन, एवेपोरेशन के दौरान द मॉलिक्यूल्स एट एवेपोरेट
टेक अवे हीट फ्रॉम द रिमेनिंग लिक्विड। जो मॉलिक्यूल्स जो एवेपोरेट हो रहे होते हैं, यहाँ पे सरफेस फिनोमेना होता है, जो एवेपोरेट हो रहे होते हैं वो हीट लेकर ऊपर की तरफ एवेपोरेट हो जाते हैं दूसरे लिक्विड को छोड़ते हुए। क्यों? क्योंकि ये जो ऊपर वाले जो ऊपर जो मॉलिक्यूल्स आते हैं वो वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके पास ऑटोमेटिकली काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, यानी कि हीट उनके पास बहुत ज्यादा होती है। जब वो ऊपर आते हैं तो जो नीचे पार्टिकल्स बच जाते हैं वो लेस एनर्जी वाले बच जाते हैं। तो इसका मतलब ये जो पार्टिकल्स जो ऊपर एवेपोरेट हो गए वो ज्यादा एनर्जी वाले थे और वो एवेपोरेट हो गए, और जो बाकी एनर्जी वाले रह गए हैं वो ठंडे वाले रह गए हैं, यानी कि लो एनर्जी वाले रह गए हैं। दिस प्रोसेस कूल द लिक्विड डाउन बिकॉज ये प्रोसेस जो एवेपोरेशन का वो लिक्विड को कूल डाउन कर देता है। क्यों? बिकॉज द हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स, क्योंकि ये जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स थे लीविंग बिहाइंड कूलर मॉलिक्यूल, क्योंकि ये जो मॉलिक्यूल्स थे हाई एनर्जी वाले वो तो ऊपर एवेपोरेट हो गए और बाकी किसको पीछे छोड़ दिया? कूलर मॉलिक्यूल्स को। जो बाकी पीछे आपको नजर आ रहे हैं ये कूलर मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि इनके पास तो एनर्जी इतनी है नहीं। अगर एनर्जी होती तो ये सरफेस पे चल जाते और एवेपोरेट हो जाते। तो ये जो कूलर मॉलिक्यूल्स है इनको नीचे छोड़ दिया इन्होंने। इसके बाद ये तो हमने प्रोसेस बता दी, इसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा बेटर है। हम इसका आंसर यहाँ तक करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी स्वेट, फॉर एग्जाम्पल जब हम हमें पसीना आता है, द स्वेट ऑन आवर स्किन एवेपोरेट, और हमारा जो पसीना अगर वो एवेपोरेट हो जाता है यानी कि खुश्क होना स्टार्ट होता है तो हमें ठंडक का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि ये जो हम स्वेटिंग होती है जब वो एवेपोरेट होती है तो हमारी वो बॉडी से हीट को दूर लेकर जा रही होती है, हीट अवे फ्रॉम आवर बॉडी एंड मेकिंग अस फील कूल। जब जो एवेपोरेट होता है हमारी स्किन के ऊपर से एवेपोरेशन होती है तो जो पार्टिकल्स यहाँ पे लेफ्ट रह जाते हैं वो असल में ठंडे वाले रह जाते हैं, और जो जिनके पास एनर्जी ज्यादा होती है वो एवेपोरेट हो जाते हैं, और जो नीचे रह जाते हैं वो कूलिंग इफेक्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10.5, व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड हाउ इट इज कैलकुलेटेड। आपने बताना है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होती है और इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, यानी कि इसका फार्मूला बताना है। नंबर 14 ओपन कर लें। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहाँ पे दिया हुआ है, पहले देखते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द हीट एनर्जी। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वो हीट एनर्जी है जो कि हमें रिक्वायर होती है। कब रिक्वायर होती है? जब हमने 1 kg ऑफ लिक्विड को चेंज करना हो गैस के अंदर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन टेम्परेचर, यानी कि आपने लिक्विड को किसमें चेंज करना है? गैस के अंदर चेंज करना है, लेकिन टेम्परेचर में राइज नहीं होना चाहिए, यानी कि आपने बस उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मुराद वो वाली एनर्जी है जो कि लिक्विड के सिर्फ बोन्स को तोड़े, यानी कि उसके दरमियान में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है जस्ट उसको तोड़े, और इतनी एक्स्ट्रा एनर्जी ना हो कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दे। क्योंकि जैसे ही अगर आप फालतू की एनर्जी देंगे यानी कि एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये वाइब्रेट करना स्टार्ट करेंगे और उनकी टेम्परेचर इंक्रीज कर जाएगा। हमने क्या करना है? टेम्परेचर इंक्रीज नहीं करना, तो हमने बस इतनी एनर्जी देनी है कि जो पार्टिकल्स है उनके दरमियान में जो फोर्सेज है वो ब्रेक डाउन हो जाए और जो पार्टिकल्स है वो वाइब्रेट ना करेंगे। इसके बाद उन्होंने कहा था कि हम इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, तो कैलकुलेट करने के लिए आपने यहाँ पे इस फार्मूले को लिख देना है, ठीक है। इसको आपने थोड़ा सा चेंज करके लिखना है, एल वी, ये लिखना है आपने, एल वी इज इक्वल टू क्यू ओवर एम, ठीक है। इस तरीके से आपने इसको लिख देना है इसके जरिए, और आपने बताना है कि हम इसके जरिए जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं।